Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk on SQL Server Store Procedure topic. तो आज हम Store Procedures पे बात करेंगे जो SQL Server में हमारे पास एक टॉपिक है और इसको कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से समझने की कि व्हाट इज Store Procedures और Store Procedures को कैसे यूज़ किया जाता है. तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ईजीली वे में समझ में आ जाए. अब हम बात करते हैं Store Procedures की. सबसे पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेट करते हैं और आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक हाउंडो है तो डेफिनेटली आपने फंक्शंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं. जिस तरीके से दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और एक हमारा जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए और अपने कोड को बार बार रीयूज करने के लिए, यानी कि आपको बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा. आपने जस्ट उसका एक फंक्शन क्रिएट करना है और आपको जहां जहां उस कोड की ज़रूरत पड़ेगी आपने सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करवाना है. ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा कोड आपका बेसिकली वो रीयूजमेंट में चला जाएगा. और एक होता है मेरे पास, एक होता है यूज़र डिफाइंड और एक होता है आपका सिस्टम डिफाइंड, यानी कि आपका जो लैंग्वेज का अपना प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, एक उसकी बात हो रही है. अब यहाँ पे आपको हम बात करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स की. तो अगर आपको समझना है अगर हम आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की समझाएं तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि आपने सिंपल गूगल पे आपने गॉन थ्रो करना है और यहां पर आपने लिखना है स्टोर प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल. उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो ये आपके पास एक वेबसाइट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स के हवाले से तमाम डिटेल्स प्रॉपर्ली मौजूद हैं. अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको स्टोर प्रोसीजर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, लेकिन हम आपको आसान करके इसको समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल ना पढ़नी पड़े और आप इसको वक्ती तौर पे समझ जाएं कि स्टोर प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करता है. यहाँ पे एक डेफिनेशन डेफिनेटली हमें मिलेगी. दिस इज व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में. यहां पे कह रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर इज अ प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. यानी कि आपका एक ऐसा चंक ऑफ कोड, एक ऐसा बंच ऑफ कोड जिसको आप एक दफा वन टाइम क्रिएट करते हैं और आप उसको बार बार यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस होते हैं और एसक्यूएल में स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं. इन दोनों का काम सेम है. फंक्शंस भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है और स्टोर प्रोसीजर भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इसको परफॉर्म कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीजें आज हम सीखेंगे, हम आपको वो बताने जा रहे हैं. यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स, सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड. उसके बाद वर्क टू डू आज हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे. स्टोर प्रोसीजर में सिंगल पैरामीटर यूज करेंगे, मल्टीपल पैरामीटर यूज करेंगे, ऑल्टर करेंगे और उसके अंदर एसपी हेल्प टेक्स्ट को देखेंगे और उसके बाद ड्रॉप प्रोसीजर को चेक करेंगे. वन बाय वन ये 6 टॉपिक, ये 6 जो स्टेप्स हैं या ये 6 टॉपिक्स हैं, ये हमने कंप्लीट करने हैं इन द अम्ब्रेला ऑफ स्टोर प्रोसीजर. उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना है. मैंने यहाँ से इसको ऑन करा. ओके जी. उसके बाद यहाँ से इसकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद देन अब हम यहाँ पर एक क्यूरी क्रिएट करेंगे और सबसे पहला काम हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है. तो डेटाबेस जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना वेस्ट हो. हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम XYZ. लेट सपोज हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन टास्क. ये हमारे डेटाबेस का नाम है ऑनलाइन टास्क. उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, F5 से एग्जीक्यूट किया. उसके बाद हमने इस डेटाबेस को यूज भी करना है तो हमने लिखा यूज, देन हमने लिखा ऑनलाइन टास्क. उसके बाद अब इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, F5 करना है. ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया. अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमने रखा एम्प्लॉयज. उसके बाद हमने ब्रैकेट्स खोले और ब्रैकेट्स के अंदर अब हम यहाँ पे कॉलम डिक्लेयर करेंगे. सबसे पहले मैंने लिखा E_ID यानी कि एम्प्लॉय आईडी जो कि इंटीजर में रहेगी और जो कि प्राइमरी की बनेगी और प्राइमरी की के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी और आइडेंटिटी के पैरामीटर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में 2 पैरामीटर पास करेंगे 1,1. 1,1 मीन्स
सीट एंड इंक्रीमेंट। द फर्स्ट वन बेसिकली वन का जो आपका फर्स्ट वन है उसका मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट आईडी जो है वो वन से क्रिएट होगी, एंड द सेकंड वन जो है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई दूसरी आईडी बनेगी तो उस वन में एक और वन को ऐड करेगा। यानी कि फर्स्ट जो वन है ये हमारे पास सीट कहलाता है, सीट, और ये जो सेकंड वन है ये हमारे पास इंक्रीमेंट कहलाता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमने लिखा नेम varchar में, लेंथ 55 डिक्लेयर कर दी। नेम के बाद हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा लेट सपोज के सेल नंबर, सेल को भी मैं यहाँ पे varchar में डिक्लेयर करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद लेंथ एज यूजुअल 55। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे लेट सपोज हमने यहाँ पे कॉल करा दिया एम्प्लॉय में, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका डिपार्टमेंट ऐड करवा देते हैं। डिपार्टमेंट भी varchar में रखते हैं और उसकी भी लेंथ हमने रखी 55। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक टेबल के अंदर 1 2 3 4 यानी कि 4 कॉलम्स हमने बना लिए एक टेबल के अंदर। टेबल्स को हम एंटिटीज भी कहते हैं एसक्यूएल सर्वर में। उसके बाद मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से इसको F5 करेंगे। एक मिनट, सॉरी, ये मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी यूज में आ गया था, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने F5 किया। एम्प्लॉयज, अच्छा ये कह रहा है क्रिएट हो चुका है, तो अब एक काम करते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी चलाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय PLOYES, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको चेक करते हैं। तो देखें EID, नेम, सेल, डिपार्टमेंट सब कुछ बन गया, कॉलम्स मेरे क्रिएट हो गए। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमने टेबल का नाम लिखा एम्प्लॉयज, ब्रैकेट्स खोले, कॉलम का नाम लिखा नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सेल, फिर हमने कॉमा लगा के लिखा डिपार्टमेंट। नाउ अब हम इसकी वैल्यूज को डिक्लेयर करेंगे और वैल्यूज में हमारे पास नेम के अंदर, क्योंकि नेम varchar है तो सिंगल कोटेशंस लाजमी आएंगे। नेम का नाम लिखा फॉर एग्जांपल अली, कॉमा, उसके बाद हमने सेल, क्योंकि वो भी हमने varchar में लिखा तो सेल नंबर XYZ कुछ भी ऐड करो, उसके बाद अगेन कॉमा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमने लिखा IT। इसी तरह हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम 1-2 रिकॉर्ड्स, एटलीस्ट हम 2-3 रिकॉर्ड्स हम इसमें ऐड करेंगे। अली के बाद हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल अब्बास, और यहाँ पर हमने लिखा उस्मान। एक IT डिपार्टमेंट में रखते हैं, एक को हम HR में रख देते हैं और एक को हम रख देते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो ये हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास 3 एम्प्लॉयज हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करके F5 किया, ये मेरे पास 1 रो अफेक्टेड हो गया। और अब हम इस क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करें, सेलेक्ट की F5 करते हैं तो देखें आपके पास ये सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अब इसमें बेसिकली स्टोर प्रोसीजर क्या काम करेगा उसको समझते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं एक क्यूरी यानी कि सिलेक्ट की क्यूरी को, क्योंकि ये क्यूरी है और इस क्यूरी को मैं चाह रहा हूं कि इस क्यूरी का मैं एक स्टोर प्रोसीजर बना दूं, यानी कि बार बार मुझे ये क्यूरी ना लिखनी पड़े। मैं उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूंगा और वही काम करेगा जो काम ये मेरी सिलेक्ट की क्यूरी करी, यानी कि मैं सिलेक्ट की क्यूरी का स्टोर प्रोसीजर बनाने जा रहा हूं, सिलेक्ट की क्यूरी का। क्योंकि स्टोर प्रोसीजर पूरे करट का बनता है, सिलेक्ट का बनेगा, इंसर्ट का बन सकता है, अपडेट का बन सकता है, डिलीट का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अभी आज हम बेसिकली आपको समझा रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो दैट्स व्हाई हम फर्स्ट जो हमारा होगा वो हम यूज करेंगे, सिलेक्ट का स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएट। क्रिएट के बाद आप लिखेंगे प्रॉक, यानी कि आप प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रोसीजर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और आप प्रॉक भी यूज कर सकते हैं। प्रॉक इज इट आल्सो मींस प्रोसीजर। नाउ अब अगला जो आपने लिखना है वो आपने अपने प्रोसीजर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा गेट ऑल डेटा, ये मेरे प्रोसीजर का नाम है जिसमें मैंने लिखा गेट ऑल डेटा, यानी कि जब मैं इस गेट ऑल डेटा को यूज करूंगा तो उसके बाद ये होगा कि मेरे पास जितना भी डेटा होगा मेरे टेबल के अंदर वो सारा डेटा फैच होके आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे इंटर किया, हमने लिखा एस के बाद हम लिखेंगे बिगिन के बाद थोड़ा सा स्पेस देके हम लिख देंगे एंड। ये है बेसिकली मेरे पूरे स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी का बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो भी क्यूरी आपने बनानी है वो आपने बीच में लिखनी है। मैंने इस क्यूरी को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैंने इसको F5 कर दिया। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको, यानी कि देखें, अब मैं इस क्यूरी को रन कर रहा हूं ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज को, तो इसको रन करने से क्या होगा, जितने भी डेटा मेरे पास टेबल के अंदर मौजूद है तमाम एम्प्लॉयज का, वो डेटा फैच होकर आएगा। अब यही काम मैं इस क्यूरी की मदद से इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके नहीं करूंगा। अब मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा, अब मैं अपने इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वाला जो कोड है जो मैंने इसके अंदर क्यूरी लिखी है, ये मेरी क्यूरी जो है वो रन हो जाएगी। तो अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूट
और उसके बाद हमने लिखा गेट ऑल डेटा, यानी कि जो मेरे इस स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो नाम मैं यहाँ पे कॉल करा दूंगा। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने F5 किया। लुक एट दिस, इस एक क्यूरी के चलने पर मेरे पास कंप्लीट डेटा फैच होके आ गया, जो कि मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज से भी काम कर सकता था, लेकिन मैंने इस क्यूरी का एक स्टोर प्रोसीजर यानी कि एक फंक्शन बना दिया, और जैसे ही मैंने उस फंक्शन को कॉल करवाया एग्जीक्यूट लिख के, तो मेरे पास वही क्यूरी चली है जो क्यूरी मैंने यहां से रन कर सकता था। ये है मेरे पास, यानी कि मेरे इस लिस्ट के मुताबिक स्टोर प्रोसीजर एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर विद सिंगल पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर बहुत आसान है, यानी कि अब आप पैरामीटराइज तौर पे डेटा को ऐड करेंगे या डेटा को फैच करके लाएंगे। क्योंकि अभी हम डेटा को इंसर्ट करने का तो स्टोर प्रोसीजर नहीं बना रहे, हम जस्ट बना रहे हैं डेटा को फैच करने का स्टोर प्रोसीजर। और आपको पता है डेटा फैच मुख्तलिफ तरीकों से होता है, कंप्लीट डेटा भी फैच होता है, पर्टिकुलर आईडी से डेटा भी फैच होता है। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा फैच करके अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेब एप्लीकेशन के ऊपर डेटा फैच करके लाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे स्टोर प्रोसीजर को मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी किया और कॉपी करके यहां पेस्ट किया है। इसका नाम चेंज होगा, अब हमने लिखा गेट ऑल डेटा विथ आईडी, यानी कि अब आईडी से डेटा फैच करके लाना है। इसके बाद हम एंटर करेंगे, यानी कि एज के बिल्कुल ऊपर और प्रोसीजर के नाम के बिल्कुल नीचे, और यहां पर हम एक पैरामीटर पास करेंगे @ लगा के, और मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, यानी कि आईडी के नाम से हमने ये बेसिकली एक वेरिएबल बन गया, @ के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसका जो टाइप है वो है इंटीजर टाइप। अब आपने करना क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये आपके टेबल का नाम है, ये तो क्यूरी आपकी एग्जैक्टली बिल्कुल रहेगी। फिर आप यहाँ पर एक वेयर का क्लॉज ऐड करेंगे, यानी कि अब हम क्यूरी, क्योंकि अब हम जो सर्चिंग करेंगे वो आईडी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर E_ID, क्योंकि अभी E_ID क्या है, ये मेरे इस कॉलम का नेम है जो मैंने ऊपर बनाया है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अब तुम वो एम्प्लॉय का डेटा लेकर आओ जिसकी आईडी बराबर होगी उस आईडी के जो हम पैरामीटर में पास करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हुए, अभी नहीं, अभी तो हम इसको क्यूरी सेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया F5, दैट्स इट। अब आप इसको चलाएंगे कैसे, आप यहां पर सिंपल आइए, यहां पर लिखें एग्जीक्यूट, फिर आपने लिखा गेट ऑल डेटा विथ आईडी, स्पेस दें, यहां पर आईडी नंबर पास कर दें, आईडी नंबर 2। अब आप जैसे इसको सिलेक्ट करके F5 करोगे तो आपके पास वही डेटा फैच होकर आएगा जो कि आईडी नंबर 2 पे मौजूद होगा, यानी कि ये जो सर्चिंग हमने की है ये हमने सिंगल पैरामीटर के अकॉर्डिंग सर्चिंग कर दी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, विच इज स्टोर प्रोसीजर विथ मल्टीपल पैरामीटर। ये भी बहुत आसान है, आपने सिंपल क्या करना है, इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके इसको मैंने इसके नीचे पेस्ट किया, और विथ आईडी एंड नेम। अब से ये नाम में इसको लेंथी किया जा रहा हूं, बट इट डजंट मीन कि इतना बड़ा नाम भी होगा, आप इसको शॉर्ट नाम जो आपको सूट करे आप वो नाम यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें कोई मतलब मजाकियत नहीं है। उसके बाद आपने कॉमा लगा के नीचे आए, अगला पैरामीटर मैंने पास किया नेम के नाम से, और यहाँ पे मैंने लिखा वारचार, वारचार की लेंथ भी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। और यहाँ पर आके लिखें एंड के बाद लिखें नेम इक्वल्स टू $नेम। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जिस तरह नेम हमने लिखा है हम यहाँ पर भी आके वही लिखेंगे, एंड के बाद N कैपिटल लिखेंगे। हमने कहा कि भाई अब वो डेटा लेकर आओ जिसकी आईडी और नेम ये हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया और F5 किया, ये भी कमांड मेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गई। अब हम इसको दोबारा कॉपी करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कॉपी नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जीक्यूट, उसके बाद हमने लिखा एक सेकेंड, एग्जीक्यूट के बाद गेट ऑल डेटा विथ आईडी एंड नेम। उसके बाद मैंने आईडी पास करी, लेट्स सपोज 1, कॉमा लगा। अच्छा 1 क्योंकि जो इंटीजर है 1 है तो इसमें कोई सिंगल कोटेशन नहीं आएंगे, और सिंगल कोटेशन में मैंने पास करा नाम अली, यानी कि जिसकी आईडी 1 है जिसका नाम अली है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करके F5 करूंगा तो मेरे पास आउटपुट ये आएगा, जस्ट हैंग ऑन, could not find store procedure, get all data with ID and name। क्या मिस्टेक हो सकती है, where ID and name equal to name। एक सेकेंड, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं F5 करके, ये ऑलरेडी बन चुका है। और ऊपर हम अगर चलें तो हमने यहाँ पे ID रखी हुई है 1। एक सेकेंड, कुछ नाम में तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको मैंने पेस्ट किया और सिलेक्ट किया, F5 किया। ओके ओके ओके, मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम थी, मेरे स्टोर प्रोसीजर के नाम में कोई इशू था, दैट्स व्हाई वो मुझे एरर दिया था, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, यू नो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्यूरी। सो जस्ट लुक एट दिस, एग्जीक्यूट द नेम ऑफ द प्रोसीजर
इन द ID नंबर एंड द नेम, दैट्स इट। ये हो गया मेरे पास गेट ऑल डेटा विद ID एंड नेम, दैट्स इट। ये हमारा कौन सा पॉइंट कवर हुआ है? ये हमारा थर्ड पॉइंट कवर हुआ। अब हम बात करेंगे ऑल्टर की। अब ऑल्टर बेसिकली क्या करता है? ऑल्टर हमारे स्ट्रक्चर को हिट करता है, यानी कि ऑल्टर मेरे स्टोर प्रोसीजर के स्ट्रक्चर को हिट करेगा। कैसे हिट करेगा वो देखो, अब मैं तुम्हें वो सिखाने जा रहा हूं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट सेलेक्ट द होल क्यूरी, कॉपी एंड पेस्ट ओवर देयर, ओके। उसके बाद वेरी नेक्स्ट, रिमूव द क्रिएट एंड राइट ऑल्टर, सिंपल इज दैट। उसके बाद अब तुम अपनी क्यूरी चेंज कर दो। लेट्स सपोज कि मैं ऑल डेटा फैच नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी मर्जी का फिल्टर कॉलम्स फैच करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ जब ये क्यूरी चले तो मेरे पास जो है सिर्फ नाम शो हो और डिपार्टमेंट शो हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि जब मैं क्यूरी चलाना चाह रहा हूँ, जब मेरी ये क्यूरी चले तो मुझे सिर्फ नाम शो हो और उसका जो डिपार्टमेंट है वो शो। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट, दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको F5 किया, आपकी क्यूरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है। अब आप अगर इसको रन भी करेंगे ना ऊपर वाले को, क्योंकि देखें मैं इसी को एग्जीक्यूट करूंगा क्योंकि मैंने इसी को ऑल्टर किया। आपको दिख रहा होगा ये नाम और ये नाम सेम है, मैंने इसी को ऑल्टर किया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास देखें क्या शो हो रहा है, जस्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, दैट्स इट। इट्स क्वाइट इजी, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक। After that we are going towards on seeing the text of the SP help text. wow, ये बेसिकली क्या करता है इसको समझते हैं। SP हेल्प टेक्स्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके स्टोर प्रोसीजर में हमने कौन सी बेसिकली हमने इसमें कोड किया है, इसका जो कोड है, इसके कोड को देखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इसको कॉपी किया। बेसिकली आप तो लिखने वाले हो, आपको तो पता है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आपके इस स्टोर प्रोसीजर के नेम को जान लेता है और वो इस कमांड के थ्रू, यानी कि कमांड है SP_help text, और उसके बाद वो आपके स्टोर प्रोसीजर के नेम को लिख देता है, तो ये कमांड क्या करेगी, आपके पूरे कोड को एक्सपेंड करके रख देगी। जैसे मैं F5 करूंगा तो आप ये देखें, ये सब कुछ, यानी कि पूरा कोड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा कोड यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई इस स्टोर प्रोसीजर का ये कोड है। वो यहाँ से आपकी क्यूरी को जज कर लेगा, अच्छा ये क्यूरी सामने वाले ने लिखी है इस स्टोर प्रोसीजर को रन करने के लिए। तो ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगाएंगे, जो एस लिखा है ना ऑल्टर में रहते हुए आपने यहाँ पर आके लिखा इट्स नॉट विथ, इट्स विथ इंक्रिप्शन। उसके बाद सिलेक्ट एंड F5। अब हम अगर अब चलाएंगे ना हम इसको, तो आपको दिखेगा अभी हमें एरर दे देगा, कह रहा है द टेक्स्ट फॉर द ऑब्जेक्ट गेट ऑल डेटा विद ID एंड नेम इज इनक्रिप्टेड। अब आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि अब ये इनक्रिप्टेड हो चुका है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नाउ अब हम आगे मूव करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज ड्रॉप प्रोसीजर। अगर आपको आपका प्रोसीजर ड्रॉप करना है, ड्रॉप मीन्स डिलीट करना है विद ऑल, नॉट ओनली द डेटा, आप अपने पूरे प्रोसीजर के स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाह रहे हो, यू जस्ट नीड टू राइट ड्रॉप एंड राइट डाउन द प्रोसीजर नेम, दैट्स इट। कॉपी करें, F5 करें। अच्छा ये क्या कह रहा है, अननोन ऑब्जेक्ट टाइप, एक मिनट, ड्रॉप प्रॉक, उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, F5 किया, दैट्स इट। एक्चुअली ये ड्रॉप की कमांड में ना बेसिकली हमें इसको मेंशन करना पड़ता है कि हम किस चीज़ को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। हम टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, हम डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं, हम किस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव करने के काम आता है, दैट्स वाई मैं भूल गया था यहाँ पे प्रॉक लिखना। तो ये मैंने इसको बताया कि भाई ड्रॉप करना है प्रोसीजर को, और प्रोसीजर कौन सा है, गेट ऑल डेटा विद ID एंड नेम, दैट्स इट। अब इसने क्या करा, उस ID और नेम वाले जो प्रोसीजर को इसने रिमूव कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो लगा हो और आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट हियर। आप कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेसिकली हमें जस्ट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आपके लिए एक अच्छा और म्यारी कंटेंट मटेरियल बना सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी SQL प्रोसीजर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।